एक दूसरा को टिकट जारी होता है, जो रात के अंधेरे में फैसला होता है जिसका, तो उसी टिकट का इंतज़ार है। तो बहुत सारे कैंडिडेट का आने का मतलब ही यही है कि वो सब के सब जो है समझते हैं कि उस टिकट की वजह से हम 0 से डायरेक्ट 99 पे छलांग मार सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आईबेक्स मीडिया नेटवर्क और मैं हूं शबीर मीर। नाज़रीन, आज की इस प्रोग्राम में हम हल्का वाइज कुछ तजिया करेंगे, हल्का 1, हल्का 2 और हल्का 3। और मेरे साथ जो शरीक गुफ्तगू ईमान शाह सीनियर सहाफ़ी और इम्तियाज़ ताज सीनियर सहाफ़ी, आप यकीनन वाकिफ़ हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब और ताज साहब। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि हल्का नंबर 1 में टोटल कोई आपके पास, ताज साहब आपके पास कोई फिगर है कि कितने हैं? मैंने सुना था 37 हैं, 36 हैं टोटल उम्मीदवार। ये तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से बाकायदा एक लिस्ट जारी की गई जिसमें जो है 37 उम्मीदवार हैं, 37 हैं आज़ाद पार्टियों के। ठीक है, तो आपके ख्याल में इस वक्त कंपटीशन किन 2 या 3 लोगों के बीच चल रहा है? इस वक्त जो नुमाया कैंडिडेट हैं उसमें काबिल ज़िक्र तौर पर हिमायतुल्लाह, एक उसके साथ मौलाना रईस, 2 मौलाना उस्मानी, 3 इसी तरह अमजद एडवोकेट, 4 इस्लामी तहरीक के दीदार साहब या उसका जो भी उम्मीदवार होता है, सही, ये काबिल ज़िक्र है। ठीक है, जाफरुल्लाह साहब। तो ये 5-6 लोग हैं। लेकिन यहाँ पे ये देखा जाता है कि जो जिस तरह से पहले होता रहा है, एक टिकट और जारी किया जाता है, तो उसके बाद कुछ उम्मीदवार वहाँ से दस्तबरदार हो जाते हैं, अगले जो इलेक्शन के गारंटी लेकर कि टिकट उनको दिया जाएगा, उस गारंटी के साथ अलहदा हो जाते हैं। सही है। तो मेरे ख्याल में पिछली दफ़ा जो है जाफरुल्लाह साहब ने 2 दफ़ा अवेल किया है, हिमायतुल्लाह साहब ने 1 दफ़ा अवेल किया है, और हर दफ़ा कुर्बानी उसने दी है, मौलाना शाह रईस ने। तो इसी हिसाब से मुझे लगता है कि इस दफ़ा जो है शायद उसकी हिमायत की जाए। ये एक टिकट आता है या जो बाद में आते हैं 2 आते हैं? ये एक तो पार्टी का होता है, एक दूसरा को टिकट जारी होता है, जो रात के अंधेरे में फैसला होता है जिसका, सही, तो उसी टिकट का इंतज़ार है। तो बहुत सारे कैंडिडेट का आने का मतलब ही यही है कि वो सब के सब जो है समझते हैं कि उस टिकट की वजह से हम 0 से डायरेक्ट 99 पे छलांग मार सकते हैं। तो बड़ा अहमियत रखता है। तो उसकी वजह से इससे पहले भी कई 10-12 उम्मीदवार होते थे, लेकिन वो दस्तबरदार हो जाते थे एंड टाइम पे, जब जिसको वो टिकट मिलता था बस लोगों का रुख उसकी तरफ होता था। तो अब भी उसी टिकट का इंतज़ार है। ठीक है, लेकिन तो जिसको टिकट मिलेगा मेरे ख्याल में उसका मुकाबला होगा अमजद एडवोकेट के साथ। अच्छा, ठीक है, लेकिन मसला ये है कि इस दफ़ा उस तरह का शायद माहौल भी अभी तक नहीं है कि उस टिकट के ऊपर। शाह साहब आप क्या कहते हैं कि वो वाला टिकट अभी तक माहौल, हालात तो नहीं बन रहे हैं? नहीं, देखिए इसमें तो अगर आहद ने तो वाज़ेह तौर पे कह दिया ना यार, तशीक के जितने उम्मीदवार लड़ना चाहते हो ना। लेकिन पिछले दिनों जो उनका एक बयान था जिसमें उन्होंने नाम लिए थे कि अमजद भी हैं, उसमें मोहम्मद शफी भी हैं, वो डेढ़ जिनको महीने सपोर्ट कर। सर, वो घंटे में मामला चेंज हो रहे हैं। अच्छा, उसके बाद बहुत सारा इलेक्शन तक आपको हर घंटे बाद आपको प्रोग्राम करना पड़ेगा। अच्छा, अभी जुमे का जो खुतबा हुआ ना, उसमें आगाज़, अच्छा उस क्यों कहा, उसकी बुनियादी वजह थी कि वो जी आके जी हम भी खड़े हैं तो आप मनाएं, आप हमारे जो है ना वो कायद हैं। उसने कहा जिसने लड़ना लड़े, सही, कोई किसी को मैंने नहीं कहना आप बैठ जाए, सब लड़े। यहाँ से तो ये फैसला आ गया। दूसरी जानिब जहाँ पे काजी निसार साहब की बात है, जिस तरह का मजहबी माहौल 2009 उसके बाद फिर 2015 तक था ना, अब शायद इतना कोई मजहबी वो माहौल नहीं रहा कि वहाँ पे एक वो सिटी बजती थी, उसके बाद सब कतार में खड़े हो जाते थे। अब शायद मतलब वो फैसले करते हुए भी इस चीज़ को मद्देनज़र ज़रूर रखेंगे। आगा साहब का तो बहुत मानी खेज है, लड़े सब लड़े, किसी ने नहीं बैठना किसी के हक में। वो ज़ाहिर है जब कहते हैं कि सब लड़े तो अपने अहले तशी उम्मीदवारों को कह रहे होते हैं, ज़ाहिर अहले सुन्नत को तो नहीं कह रहे। अब काजी साहब का जो इशू है ना, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग काजी साहब से है, जो मेरी आखिरी मरतबा कोई मुलाकात रही है, शायद वो कोई इतना कोई एक्टिवली परफॉर्म ना करे। अच्छा, जिस तरह 2015 में स्पेशली हल्का नंबर 2 में उन्होंने परफॉर्म किया था, शायद अब की मरतबा वो इतना कोई एक्टिवली परफॉर्म ना करे। ठीक है, अगर क्विकली आप शाह साहब ये बताएं कि अगर पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं, अमजद हैं, जाफरुल्लाह हैं और
शफीक शायद जिनको भी टिकट मिले, और इसी तरह जौहर अली हैं पीटीआई की तरफ से, उनको टिकट मिला है। इन तीन को अगर पार्टी वालों को हम देखें तो किसको आप समझते हैं कि इस वक्त तक, आगे हालात क्या होते हैं हमें नहीं पता, इस वक्त तक किसकी अच्छी जा रही है कैंपेन? देखें, हमें तो बात सीधी सी है ना कि हम जब इलेक्शन पे तजज़िया करते हैं उसमें हमने कौमी सियासी पार्टियों को ज़रूर कंसिडर करना होता है। PMLN है, पीपल्स पार्टी है और PTI है। उसके बाद जो पार्टियाँ या जो आज़ाद उम्मीदवार हैं ना, उनकी एक अपनी एक हैसियत है। मसलन ITP का आएगा, चाहे वो दीदार आता है, मुर्तज़ाली आता है, हुसैन वली आता है, या हुसैन शाह आता है, या मुस्तफ़ा शाह आता है। उसके बाद फिर आज़ाद उम्मीदवारों की एक कतार है। ठीक हो गया। मेरे नज़दीक जो पार्टी की बुनियादों पे जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, और ये मैंने लाइन मेरे ख्याल में ली थी कोई आज से 3.5 महीने पहले, कि पीपल्स पार्टी को एज मिल रहा है, हल्का एक में एज मिल रहा है जी। ठीक है। उसकी वजह जी, इन्होंने जो एग्रीमेंट किया ना, या इनका जो इंतखाबी इतिहाद हुआ इसके साथ, PTI के साथ MWM का, ठीक। इलियास सदीकी ने, वाहिद इलियास सदीकी थे जिसने हारने के बाद पूरे 5 साल अपने हल्के में वर्क किया था, काम किया था। अगर 2015 के इलेक्शन में उसके 2200 वोट थे, अब वो बढ़ के 3500 तक तकरीबन पहुंच चुके थे। अब जब इलियास सिद्दीकी पीछे हट गया है, उसका बराह रास्त जो फायदा पहुंच रहा है वो अमजद को हो रहा है। और अगर 2015 का इलेक्शन उठा लें तो अमजद और जाफरुल्लाह के दरमियान 300-350 वोटों का फर्क था। सो ये मेरे नज़दीक सिचुएशन। ठीक है, हल्का 2 की तरफ आते हैं। यहाँ पे फिर वही 3 बड़ी पार्टियाँ हैं, और हबीब रहमान भी हैं वैसे मतलब जमात इस्लामी के, उनकी भी ठीक ठाक काफ़ी अरसे से 5 सालों से बल्कि वो कैंपेन भी कर रहे हैं। तो अगर पार्टी वाइज देखा जाए तो ताज साहब आपके ख्याल में 1, 2, 3 पे कौन आ सकते हैं? अभी तक की बात फिर मैं बता दूं ताकि ये कोई हतमी फैसला हम नहीं सुनाने जा रहे, अभी तक किसकी पोजीशन ठीक जा रही है? वैसा इंसाफ का तकाजा तो ये है मेरे अपने हिसाब से कि किसी को 1 नंबर पे न रखा जाए, न किसी को 2 नंबर पे, न किसी को तीसरे नंबर पे, इसलिए कि ये सियासी सूरत हाल है तो ये स्टॉक एक्सचेंज की तरह है। नहीं, वो 1 नंबर की बात नहीं कर रहे, जस्ट एज वाली बात कर रहे हैं, मतलब वो फायदा कहीं पहुंचने वाली बात कर रहे हैं किसी से। इसमें बात यह है कि हर एक की अपना अपना एक रोल है, हर एक की अपने खिदमत है, हर एक का अपना एक कैरेक्टर है। अब यहाँ पे देखना ये है कि ये जो हफीज़ साहब है, इसके ग्रुप के जो पिछला जो उसका ग्रुप था, जो पैनल था, उसमें बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। एक इस तरह इसको नुकसान पहुँच रहा है। जमील साहब पिछली दफ़ा एक बहुत बड़ा तबके ने उसको वोट दिया था, उसके भी हिस्से बखरे हो गए, तो उसको कितना वोट मिलेगा, ये सूरत हाल वाज़ह नहीं है। इसी तरह PTI शहरी हुदूद में उनका कोई वजूद नज़र नहीं आ रहा है काबिल ज़िक्र। जहाँ पे बैठे हुए हैं मोर्चे पहले से सजाकर, उससे बाहर अभी तक नहीं निकले। तो उस वजह से अब जुगलोट की जो कबायली आपका जो सियासी एक अंदाज है वहाँ पे, तो वहाँ पे हर दूसरे दिन एग्रीमेंट होते हैं, स्टाम्प पे स्टाम्प लिखे जा रहे हैं। तो आखिरी कौन से स्टाम्प पे जो है ये सियासत रुक जाएगी ये नहीं पता है। तो हफीज़ साहब ने बहुत सारे लोगों को एडवाइज़र बनाने, कौंसल में जो है मेंबर बनाने, असेंबली में टेक्नोक्रेट लाने, खातून के निशस्त बनाने के बहुत सारे लोगों को उन्होंने उनके साथ एग्रीमेंट किए थे। तो तब ही उसकी पोजीशन बनी थी। अभी वो पोजीशन नहीं, उसकी वो एग्रीमेंट नहीं कर सकता है किसी के साथ। फिर पार्टी के जो उसके वोटर थे, सपोर्टर थे, वो 4 हिस्सों में तकसीम हो गए। तो अभी नज़रें तो जो सिर्फ उसकी बेड लग ये है कि उसका ताल्लुक फतहुल्लाह का, अगर शहरी हुदूद से अगर कोई खड़ा हो जाता, मेरे ख्याल में उसका कैंडिडेट मजबूत होता PTI का। लेकिन वोट बैंक वहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन वहाँ मसला ये है कि वो कबायली एक कबीला दूसरे कबीले को तस्लीम नहीं करता है। अगर यहाँ पे शाह साहब या घंडापुर या इस तरह की कोई बड़ी पर्सनालिटी आकर जुगलोट के जो बड़े बड़े जो कबीले हैं उनको अगर मुतमईन करवाते हैं, कल परसों आ सकते हैं ना, कोई मसला नहीं। अगर गंडापुर ना आ जाए, वैसे तो वजीर नियाजी तो आ सकता है, उसके अलावा जितने पार्टी के लोग हैं वो आकर खुफिया एग्रीमेंट करें, मजीद लोगों को वहाँ पे खड़ा करने के लिए तरगीब दे दें, आज़ाद उम्मीदवारों को। हो सकता है, तो हो सकता है तो इलेक्शन के मजीद तब्दीली के बड़े आसार मौजूद हैं यहाँ पे। ठीक है। तो लेकिन ये तीनों 19-20 के फ़र्क से ये इस वक्त चल रहे हैं। तो यहाँ पे अभी देखना है कि आगे के हालात से कौन फ़ायदा उठाता है। सही। शाह साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो हफीज़ साहब ने काम करवाए हैं, एक उनके पास चले हैं क्रेडिट में, और दूसरी तरफ वफाक में हुकूमत है तो फतहुल्लाह के लिए फिर ये क्रेडिट है, जमील साहब के लिए
नाराज़ जो लोग हैं हफीज़ साहब से, वो उनके लिए क्रेडिट हैं। तो इसमें आप ये जो क्रेडिट मैं बता रहा हूँ, ये आपके ख्याल में कोई फैक्टर हैं कि जिससे कुछ फैसला होगा किसी कैंडिडेट के हक में? देखिए, हफीज़ साहब का जो मसला है वो तो तोक़ु से ज़्यादा ख़राब है सिचुएशन। मतलब अपना हमारे मकसूद और उनकी पूरी फैमिली, मैं तो तस्वीर ही नहीं कर सकता था। वो 94 से इंटेक्ट थे पूरी फैमिली इस जमात के साथ। वो जमील के साथ वो जा चुके हैं, या एक दो दिन बाद यादगार से भी कोई मेरे ख्याल में 30-35 फैमिलीज़ जो हैं उनकी भी एक बड़ी खबर आने वाली है। उस सिचुएशन में तो ज़रा एक तो चीज़ तय है कि शहरी इलाके से, ख़ासकर कशरोट से, तो वोट कहीं और नहीं जाता, या तो हफीज़ ने लेना है या जमील ने लेना है। लेकिन इंडिपेंडेंट में बात खड़े हैं ना उसमें, वो सर वो अब्दुल खालिक 200, भी हैं 300, और 150 कशरोट का वोट बैंक भी तो बड़ा ज़बरदस्त है ना। उसमें वो पूरे समंदर से आप कुछ कतरे निकाल लें, इतना कोई फ़र्क सही, नहीं यही पड़ता। यही इंडिपेंडेंट वाली बात। जरा जगलोट के साइड पे भी इंडिपेंडेंट सर देखिए, मैं आपको दूसरी बात, जो डेवलपमेंट की जो बात आप कर रहे हैं ना, जीबी में एक ज़बरदस्त, इसको मैं कहता हूँ जीबी के लोगों का एक क्रेडिट है कि ये डेवलपमेंट को ज़्यादा नहीं देखते हैं, ये देखते हैं कि इस बंदे ने मेरिट पे कितना काम किया है। अब हफीज़ ने अगर नौकरियाँ दी हैं तो बजाय इसके कि किसी स्पेसिफिक अपने किसी ख़ास एरिया में जाके देने के, उसको ओपन रखते और एक अच्छा मैसेज देते तो मेरे ख्याल में आज सिचुएशन मुख्तलिफ होती। एनीवे, मेरा जो तज्ज़िया होता है मैं ग्राउंड रियलिटीज़ को देख के करता हूँ। प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि फतहुल्लाह पीटीआई की तरफ से इलेक्शन लड़ रहा है। अगर फतहुल्लाह के साथ उसकी पार्टी खड़ी होती, गुलाब शाह आसिफ खड़ा होता, गुलाब शाह आसिफ कम से कम सकवार से उसको 600-700 वोट दिला सकता है। सुबाई क़यादत भी साथ नहीं दे रही है। प्रोफेसर अजमल भी तो नहीं। प्रोफेसर अजमल अलग से वो वोट काट रहा है। पीपल्स पार्टी को मैं एज क्यों दे रहा हूँ? उसका यह है कि मूसा और जमील के दरमियान में टिकट के मसले पे इतनी खींचातानी थी, किसी मरहले पे बहुत बड़ा झगड़ा हुआ उनके कारकुनों का भी, इस मरहले पे भी। टिकट जब मिल गया जमील को, मूसा उसके साथ खड़ा था, जाके जोगलोट में उसकी बरादरी के जो भी उससे हो सकता था, वो गुज़िश्ता दिनों जो जोगलोट से शमूलियत हो गई, वो बेसिकली उसके पीछे मूसा का हाथ था। अब यहाँ पे उनको ऐसे इसलिए मिला कि जहाँ पे उनका झगड़ा है टिकट की हद तक हो है, टिकट मिलने के बाद वो बिलावल से लेके कारकुन तक उनकी कोशिश है कि इसको जिताएं। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। अस्तौर में बहुत बड़ा फड्डा था, 3 दिन की मीटिंग चलती रही। बिलावल ने 2 दफ़ा फैसला चेंज किया रहले और शमसुद्दीन के दरमियान। शमसुद्दीन का ताल्लुक दशकिन से है। शमसुद्दीन के लिए जमा इस्लामी का जो सूबाई नाइब अमीर है वो उसके हक में बैठ गया। 2-2.5 हज़ार वहाँ का वोट है। फाइनल हुआ था शमसुद्दीन के लिए। टिकट के जब वो आ गया, कोई टेक्निकल इशू है, वो फिर लंबी डिबेट है, शमसुद्दीन को नहीं मिला। जब मुजफ्फर अली को मिला तो वो सारे आज पीपल्स पार्टी वाले कहीं पे भी आपको परचम जलाते हुए, गालियाँ देते हुए, पार्टी पे लानत बेचते हुए आपको नजर नहीं आएंगे। ठीक है। सो ये इत्तेफाक में बरकत वाली एक सिचुएशन है ना, ये पीपल्स पार्टी को जो है ना वो फायदा दे रही है और साथ साथ कुछ और। ठीक है, क्विकली हम हल्का 3 पे जाते हैं। वैसे हल्का 1 में पीपल्स पार्टी के सदर, ये 3 हल्के बड़े हैं ना। हल्का 2 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर और हल्का नंबर 3 में पीटीआई के सदर जाफर शाह। तो हल्का 3 में आपके ख्याल में क्या रस्साकशी हो रही है? देखिए, हल्का 3 में तो सबसे पहले हमें शाह साहब की सेहत याबी के लिए दुआ करनी चाहिए और अल्लाह पाक उनको सेहत अता फरमाए। इंसान की सेहत है तो बाकी सारी चीज़ें वो आगे बढ़ती हैं, मामला ठीक होते हैं। और मैं अब भी उसी पे कायम हूँ कि अब भी डॉक्टर को मायूसी नहीं है, अभी भी राब्ते हैं और डॉक्टर इकबाल के राब्ते हैं, बाकायदा उसके राब्ते अभी भी हैं। लेकिन हल्का नंबर 3 की पॉलिटिक्स डिपेंड करेगी कि अगले 3 दिनों में जाफर शाह साहब गिलगित उनकी आमद होती है या नहीं होती है। अगर उनकी आमद गिलगित होती है तो सिचुएशन थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी। लेकिन मेरी इतला है कि शायद शाह साहब कुछ और दिन जो है ना वो रुक जाए। मैं इस डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं इसको ज़्यादा। ताज साहब, मैं आपके पास आता हूँ। शाह साहब, अब आपके ख्याल में डॉक्टर इकबाल भी हैं, शफी खान भी हैं, आफ्ताब हैदर भी हैं, फिर शाह साहब भी हैं, इनके दरमियान क्या देखते हैं आप तवाज़ुन? शाह साहब तो ज़ाहिर मैदान से आउट है मेरे हिसाब से। जो नहीं, शाह साहब आउट नहीं है फिलहाल, चूँकि फिजिकली मौजूद नहीं है शायद उनके। देखिए, उन्होंने तैयारी की थी 18 अगस्त को जो इंतखाबात होना थे, उसी हिसाब से उन्होंने तैयारी की हुई थी। ठीक। तो उस दौरान उन्होंने तकरीबन अपना कैंपेन भी मुकम्मल किया हुआ है। और वहाँ पे एक मैंने मुख्तलिफ़ किस्म के जो उसके मुखालिफ तरीन जो तबके और कौमियत के लोग हैं उनसे पूछा है मैंने, तो उन सब का यही कहना है कि
शाह साहब जो है की तरफ इसलिए रुख है कि एक तो लोगों को तवक्को ये है कि वो वज़ीर आला बन रहा है, दूसरी तवक्को ये है कि वो पार्टी का सदर है, तीसरी बात यह है कि कैरेक्टर उनका, सोच उनकी, काबिलियत और अहलियत उनमें तो बहुत बड़ा ओहदा आ रहा है क्योंकि पार्टी के सूबाई सदर होने की वजह है। तो इसलिए लोगों की उसकी तरफ जो है रग़बत ज़्यादा है, तो इसलिए बहुत सारे लोग जो है वहाँ पे उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी पोजीशन इस वजह से मजबूत है। शेरगाजी भी तो पीटीआई के थे जो अब शाह शेरगाजी थे, लेकिन वो शेरगाजी वो वोट तोड़ देता है जो इससे पहले डॉक्टर अकबाल साहब को मिलता रहा है, उसको ज़्यादा नुकसान है। लेकिन जो अपना डॉक्टर अकबाल साहब हैं तो पब्लिक में अब लोगों को ये इस हद तक पता नहीं, आम वोटर को, अब बगरोल में रहने वाला जलालाबाद वाले को पता नहीं है कि डॉक्टर अकबाल साहब जो है आगे जाकर क्या बन रहा है, उसको तो पता नहीं या अंदरून खाना उनकी डील हुई है। दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी की जो तहरीक इंसाफ की जो मरकजी क़यादत है उसके साथ शाह साहब के बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। अब गवर्नर भी शाह साहब को काफ़ी डिस्टर्ब करता रहा है, पिछले प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया, लेकिन टिकटों के मामले में आए देखें तो शाह साहब का पल्ला भारी निकला। गवर्नर अपने साले को भी टिकट नहीं दिलवा सका, अपना भाई को भी टिकट नहीं दिलवा सका, और जहाँ जहाँ उनके हामी थे टिकटों के उम्मीदवार उनमें से अक्सर को टिकट नहीं मिला। तो गवर्नर का जो पैनल था वो नाकाम हो गया और शाह साहब की पॉलिसी कामयाब रही और वो अपनी बात मनवाने कामयाब हो गया। शाह साहब शोर ज़्यादा नहीं करता है, लेकिन उसके पार्टी के अंदर रूट्स बड़े गहरे हैं, इसलिए वो ज़्यादा बात भी नहीं करता है, हर मामले को मंजराम पर भी नहीं लेता है, खामोशी से वो टेलीफोन पर अपना काम कर जाता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि शाह साहब को एक बहुत बड़ा मौका है, वो समझता है कि बड़ी अपॉर्चुनिटी उसको मिलने वाली है, तो अब इसको उन्होंने अवेल करना है। तो किसी कीमत पे भी वो नहीं छोड़ेगा। अगर बीमारी है भी तो मेरे ख्याल में बीमारी को भी इसमें रुकावट आने नहीं देगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि डॉक्टर अकबाल और शाह साहब के माबेन मुकाबला होगा, लेकिन अभी तक तो सूरत हाल ये है कि डॉक्टर अकबाल वो शाह साहब का पल्ला भारी है, लेकिन कोई कीमत के कार्ड चलने वाला है वहाँ पे, उस हवाले से मशावरत हो रही है रात को भी दिन को भी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है। अगर वो कौमियत का मामले में अगर कोई नया फैसला कर लेते हैं तो फिर वहाँ पे अपसेट होगा। सही, आफ्ताब हैदर भी है ना शाह साहब, वहाँ पे अच्छा खासा कौमियत का फिर वोट भी है उनके पास। और साथ ये भी बताएं कि शाह साहब, जैसे इम्तियाज साहब ने कहा, शाह साहब का इन्फ्लुएंस सर चढ़ के बोल रहा है पीटीआई के अंदर टिकटों के मामले में। देखिए, मैं इसको अगेन मैं ये बता रहा हूँ कि अगर शाह साहब आते हैं तो सिचुएशन चेंज होगी। अल्लाह पाक उनको सेहत अता फरमाए। मैं इस पे मैं बात कर रहा हूँ बार-बार कि वो अगर आ जाते हैं, अपनी कैंपेन स्टार्ट करते हैं, ज़ाहिर है वो सिचुएशन ही चेंज होती है। ये तय है कि अभी तक की सिचुएशन ये है कि मुकाबला डॉक्टर इकबाल और शाह साहब का है, ठीक है। आफ्ताब की पोजीशन कुछ बेहतर हो रही है, जिस तरह से तवक्को हो रही थी ना कि वो बिल्कुल चौथे पाँचवें पे जाएंगे, अब उनकी पोजीशन बेहतर हो रही है। शफी खान आईटीपी से आउट है, वो कहीं काबली का टिकट लेके आता है या पत्नी किसी और पार्टी में चला जाता है, वो पीछे रह गई बात पीएमएलएन और बाकी जो बाकी ग्रुप्स हैं। मैं इसमें ज़ाती तौर पे मेरी अपनी ज़ाती राय होगी IBX मीडिया नेटवर्क के इस प्लेटफॉर्म से कि हम कौमी सियासी पार्टियों की तरतीब से मौजूद, क्योंकि अब 40 उम्मीदवार हैं, हम किसको डिस्कस करें? पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, फिर जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी की तो कभी असम्बली में नहीं रही है, फिर इस्लामी तहरीक पाकिस्तान, वो कई मरतबा हुकूमत बना चुके हैं GB के अंदर, और MWM चूँकि इनका अपना एक इन्फ्लुएंस है। इस तरतीब से अगर हम वो इन चीज़ों को डिस्कस करें तो मेरे ख्याल में आसानी होगी, चूँकि टाइम इतना फिर वो लंबा जाएगा एक एक कैंडिडेट को। सो हल्का नंबर 3 में फिर वो पीएमएलएन का टिकट ज़ाहिर है जुल्फ़िकार तत्तू और डॉक्टर शाहिद के दरमियान है, तो वो तत्तू को ज़्यादा, जुल्फ़िकार को ज़्यादा, अब तत्तू के वो नहीं जुल्फ़िकार अली ही होगा नाम, तो पीएमएलएन का टिकट उनको जा रहा है। वो ज़ाहिर है उनका जो भी वोट बैंक थोड़ा बहुत है वो हो जाएगा। उसके बाद शेरगाजी है, शेरगाजी आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं, पिछले इलेक्शन भी वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े थे। तो इसका जो है ना वो फिर कहीं पे शाह साहब को नुकसान पहुंचा रहे होंगे, कोई एक और, अगर वहाँ पे 25 कैंडिडेट हैं, कोई आफ्ताब हैदर को नुकसान पहुंचा रहा होगा, कोई शफी खान को, तो किसी न किसी तरीके से जो पीछे जो जनता होती है ना वो डैमेज कर जाती है। वो उनका मकसद जीतना नहीं होता, उनका मकसद ये होता है कि सिर्फ एक मसला शाह साहब के मामले में जो नुकसान उसको शाह साहब को पहुंचा है उसकी पार्टी ने ही पहुंचा है मेरे हिसाब से, इसलिए
कि जब बहुत सारे उसके जज्बाती कारकुन ने शाहरा कराकुम पर वज़ीर आला जाफर शाह के नाम पे चेकिंग की तो पार्टी का सख्त रद्द अमल आया। हालांकि ये रद्द अमल नहीं आना चाहिए, अखबारात के हद तक ये मामला जिनत नहीं बनना चाहिए था। पब्लिक के 2% 3% वोट वो होते हैं जो समझते हैं कि ये इसको शायद बहुत बड़ा ओहदा मिल रहा है, इसको इन सपोर्ट करेंगे तो हमें शायद कोई फायदा मिले, तो इस तरह के लोग भी होते हैं। तो ये 2-3% वोट जो मिलता था वज़ीर आला होने के नाते में शाह साहब को, तो पार्टी ने उसकी तरदीद करके उन लोगों को मायूस किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला नहीं बन रहा है, पार्टी ने ये कहा, तो वो कहने में या लिखने में क्या हर्ज है। तो उससे लगता है कि निचले सतह पर गंडापुर तक, नियाजी तक या ये गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान ये फेवर में नहीं शाह साहब को वज़ीर आला बनाने में, लेकिन शाह साहब के ताल्लुकात इससे ऊपर है, शायद वो इस्तेमाल करेगा। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ ताज साहब और इमाम शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज हमने GBA गिलगित हल्का 1, 2, 3 के ऊपर बात की। अगले प्रोग्राम में हल्का 3 से आगे 4, 5 और 6 पे बात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।